हेलो। तो लास्ट वन शॉट में आपका स्वागत है। फटाफट से इसको निपटा लेते हैं क्योंकि हमारी माइक्रो लगभग लगभग पूरी निपट चुकी है। ठीक है ना। ये रह गया था, आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है तो उसको निपटाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें हमारे दो टॉपिक रहते हैं, एक तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वाला जो चैप्टर है छोटा सा, एक वो रहता है, एक मार्केट इक्विलिब्रियम रहता है। ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने लाइव वाला, जैसे आप जाओगे दृष्टि स्कूल कॉमर्स पे, जाओगे यूट्यूब पे दृष्टि स्कूल कॉमर्स टाइप करोगे, वहाँ पे लाइव पे आओगे, जो कि आपका सबसे पहले होम आता है, देन वीडियो, फिर शॉर्ट्स, फिर लाइव आता है। तो लाइव पे अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे ना 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जो है हमारे एमसीक्यू भी होंगे उसके अंदर, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। इससे आपकी रिविजन जो है वो और अच्छी हो जाएगी। क्लियर। चलिए फटाफट से इसको निपटाते हैं। जो हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा, लिखा भी है मैंने, परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करेंगे और सिंपल एप्लीकेशन की हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन यहाँ पे आने वाली वो है मार्केट। ठीक है। सोचो, इसको करते हैं, बट इससे पहले एक चीज सोचो कि देखो आपका पास इकोनॉमिक्स का पेपर रह गया, इसको निपटा लो। उसके बाद बल्ले बल्ले आराम करोगे और उसके बाद 12वीं क्लास में आओगे, है ना, 12th में आ जाओगे आप भी। ठीक है। तो हम आपका 12th में बेसब्री से हम भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो है स्टूडेंट्स, हमारे जो बच्चे हैं वो 12th में आए। ठीक है। और अच्छे मार्क्स से पास होकर के आए। ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप जरा जरा नंबर से पास हो रहे, नहीं, अच्छे नंबर से पास होना है। ठीक है। इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। गला आप देखे होंगे बैठा हुआ पूरा, कोशिश कर रहे हैं बोलने की, क्योंकि निपटाना बहुत जरूरी है और अच्छे से निपटाना बहुत जरूरी है। देखो ऐसे भी गो थ्रू किया जा सकता था, बट देखिए कोशिश की प्रॉपर बनाने की दोबारा से, अभी काम किया, थोड़ी देर पहले बैठे, बनाया और देखो तैयार किया आपके लिए। ठीक है। मार्केट की बात कर हम करते हैं। पहले सबसे पहले मार्केट की बात, तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर सेलर आपस में मिलते हैं। बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर सेलर आपस में मिलते हैं। क्या करते हैं, गाना गाते हैं? नहीं, गाना नहीं गाएंगे, वो बाय और सेल करेंगे। ठीक है। बायर खरीदेगा, सेलर बेचेगा, सीधी सी बात है। ठीक है। जब वो गुड्स को बेचेंगे तो वो किस पे बेचेंगे? एग्रीड प्राइस पे। एग्रीड प्राइस का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपको लेडी फिंगर, जिसको हम भिंडी कहते हैं, भिंडी आप खरीदने गए और सेलर कह रहा है कि मैं 100 रुपए किलो दूंगा। आप कह रहे हो कि नहीं, 100 तो बहुत ज्यादा है, मैं तो उसके सिर्फ 90 दूंगा। वो कह रहे हैं 90 नहीं 100। आप कह रहे हैं नहीं 100 नहीं, कम 90। अब दोनों के बीच में बहसबाजी चल रही है, तो दोनों ने कहा एक काम करते हैं, प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, और प्राइस आपने डिसाइड किया 95। तो एग्रीड प्राइस हो गया। तो एग्रीड प्राइस पे यहाँ पे गुड्स को बाय सेल किया जा रहा है। वही मार्केट है भाई, बाय सेलर मिले, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बाय सेलर मिले और गुड्स का बाय सेल किया। ठीक है। अब पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। तो मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है वेयर बायर्स एंड सेलर, जहां पे बायर सेलर जो है वो इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे बायर सेलर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लेस लिख सकते हो, है ना। तो मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट हो गया जहां पे बायर सेलर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं विद ईच अदर। क्या करने के लिए? बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज भी हो सकता है। ठीक है। सेल गुड्स एंड सर्विसेज। और किस पे करना है? लिखा है एंड डिटरमाइन द प्राइस, मतलब प्राइस जो एग्रीड होगा ना उस प्राइस पे, तो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है बेटा। ठीक है ना। तो लिखा है एंड डिटरमाइन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और वहां पे प्राइस एंड जो हमारी क्वांटिटी है उसको डिटरमाइन किया जाता है। कितनी क्वांटिटी खरीदोगे? 1 किलो खरीदूंगा। प्राइस क्या रहेगा? वो तो 100 बोल रहा है, आप 90 बोल रहे हो, डिसाइड बाय 95 पे। तो एग्रीड पे चलता सारा काम। ठीक है ना। तो मार्केट क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना, मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे बायर्स और जो सेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या करने के लिए? बाय और सेल करने के लिए गुड्स एंड सर्विस को। और साथ साथ में प्राइस और क्वांटिटी को यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि एग्रीड प्राइस और उस पर ये डील किया जाता है बेटा, एग्रीड प्राइस पे डील होता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो दो तरह की मार्केट आपको देखने को मिल सकती है बेटा। पहला परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपका कोर्स का पार्ट है, इसी को आपको पढ़ना है, बाकी सारा काट दिया गया है। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपका कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है। अगर होता तो हम इसको पढ़ाते, पहले हम पढ़ाया करते थे इसको, बट इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बट इसके अंदर हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि जब कोर्स का पार्ट नहीं है तो जाना जरूरी भी नहीं है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ नाम जानने की, तो एक तो मोनोपोली मार्केट होती है, ठीक है, इसमें सिंगल सेलर होता है। दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होती है। ठीक है। और तीसरी आपकी जो होती है ओलिगोपोली मार्केट होती है। ठीक है। तो मोनोपोली में सिंगल होता है,
मोनोपोलिस्टिक में आपका मोनोपोली से ज्यादा होता है, हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से कम रहता है, ठीक है ना। बाकी डीप में नहीं जा रहे हैं हम इसके। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं बट सारे बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, सारे बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, मेजर प्लेयर होते हैं, बिग बिग, ठीक है ना। जैसे टीवी है ना, टीवी फोन वाली कंपनीज इसमें आ जाती है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या जाना बेटा, अभी तक हमने जाना कि मार्केट एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे बायर्स और सेलर इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बाय सेल करने के लिए गुड्स एंड सर्विस को, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज को, और डिटरमाइन करते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी। दो तरह की मार्केट है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट आपका कोर्स का पार्ट है, इम्परफेक्ट आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बट इम्परफेक्ट के अंदर तीन तरह की चीजें आती है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ओलिगोपोली। क्लियर? क्या इसके अलावा भी सर और कोई मार्केट होती है बेटा? हाँ, इसके अलावा भी होती है बट वो चीजें नहीं है आपके, जैसे डिओपोली, ये पढ़ाई जाती थी किसी जमाने में। ये 11th में तो नहीं था डिओपोली वाला कॉन्सेप्ट, जहां तक मुझे ध्यान है, बट कहीं ना कहीं जैसे बीकॉम में बच्चे पढ़ते हैं या फिर कहीं और अदर जगह पढ़ते हैं तो पढ़ा दिया जाता है कुछ कुछ चीजें और एक्स्ट्रा। चलिए, वो हमें बात ही क्या करनी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बोला है मैंने। एक ही मार्केट आ रही है, काफी इंपोर्टेंट है। स्टार्ट करें तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है वेयर देयर आर मैनी बायर्स एंड सेलर, जहां पे आपको बहुत ज्यादा बायर्स और सेलर्स मिलने वाले हैं, जहां पे आपको बहुत ज्यादा बायर्स एंड सेलर्स मिलने वाले हैं। बात समझ में आ गया? क्या करेंगे यहाँ पे, जो प्रोडक्ट होगा ना बेटा, प्रोडक्ट होगा वो भी आपका आइडेंटिकल होगा। प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? आइडेंटिकल होगा, यानी एक जैसे प्रोडक्ट में डील करेंगे। और तो और जो प्राइस होगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखा है नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, यानी कोई भी अकेली फर्म, ठीक है ना, या दो चार फर्म मिल करके मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्राइस भी सेम रहेगा। प्राइस भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, यानी सेम रहेगा। यूनिफॉर्म प्राइस में डील होगा बेटा, ठीक है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे आपको बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में बायर्स और सेलर्स देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और थोड़ा एनर्जी का लेवल थोड़ा डाउन है, मैं पहले बता चुका हूँ, गला दर्द करने लग गया मेरा दोबारा से, ठीक है। और मैं अभी भी सप्लाई वाला मैंने शूट किया, अभी वीडियो तुरंत मिल गई होगी आपको, ठीक है ना। और ये भी मैं शूट कर रहा हूँ, पीपीटी बनाया, शूट किया, ठीक है, तो हो जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या बताया मैंने, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर में बायर सेलर आपको देखने को मिलने वाले हैं, प्रोडक्ट सेम रहेगा, और इंडिविजुअल फर्म, अगर आप कोई भी इंडिविजुअल फर्म प्राइस, मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, इतना याद है, प्रभावित नहीं कर सकती, तो प्राइस भी सेम रहेगा। क्या हम और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। फीचर से डेफिनेशन बनाया जा सकती है और डेफिनेशन से फीचर्स, यानी आप इन्हीं से देखो कुछ पॉइंट यहाँ कवर हो जाएंगे। देखो जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, फीचर्स में क्या लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, ऊपर लिखा हुआ था। इसके अलावा होमोजीनियस प्रोडक्ट रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आइडेंटिकल है, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, एक जैसा यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा, ऊपर भी लिखा था। तो इसका मतलब डेफिनेशन से आप फीचर्स बना सकते हो, फीचर से आप डेफिनेशन बना सकते हो। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, फर्म आराम से आ सकती है, आराम से जा सकती है, कोई रोक टोक यहाँ पे है ही नहीं। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 4, बायर्स एंड सेलर्स के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्राइस एंड मार्केट कंडीशन, यानी बायर और सेलर को मार्केट के बारे में पूरा ज्ञान होगा। क्या होगा? पूरा का पूरा ज्ञान होगा, ये बोला गया। देन प्राइस टेकर बोला है, यहाँ पे जो हमारी फर्म्स होती है वो प्राइस टेकर होती है, और इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस मेकर होती है। बात को समझना मैंने क्या वर्ड बोला है। यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर है, और फर्म जो है प्राइस टेकर है। फर्म जो है प्राइस टेकर है। समझना इसको कैसे बोला जाता है बेटा। जैसे मान लीजिए गोला है पूरा, ये गोला है, इसमें छोटे छोटे गोले भरे पड़े हैं, ठीक है।
ये जो छोटे छोटे गोले हैं ये है आपकी फर्म्स। ठीक है, ये फर्म्स है बहुत सारी जितनी भी है। और ये जो ग्रीन कलर है ये बड़ा सा, ये है आपका इंडस्ट्री। तो बहुत सारी फर्म्स को मिला करके एक इंडस्ट्री बनती है, बहुत सारी फर्म्स मिल करके एक इंडस्ट्री बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री ने अगर एक बार प्राइस डिसाइड कर लिया यहाँ पे, पापा जी हो गए ना, तो पापा जी ने एक बार डिसाइड कर दिया कुछ, तो बच्चों को तो मानना ही पड़ेगा, तो फर्म्स को वो मानना पड़ता है। तो प्राइस टेकर लिखा हुआ है, तो फर्म्स कैन नॉट सेट देयर ओन प्राइस, यानी फर्म अपने आप सेट नहीं कर सकता अपना प्राइस। दे मस्ट एक्सेप्ट, उसको मानना पड़ेगा, द मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर से जो प्राइस निकल के आ रहा है, इसका मतलब इंडस्ट्री जो प्राइस डिसाइड कर रही है वो प्राइस आपको मानना पड़ेगा। क्लियर है? परफेक्ट मोबिलिटी देखने को मिलता है ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, सुनिए ध्यान से, कि जो लेबर है, जो कैपिटल है, उसको आप मूव कर सकते हो फ्रीली, फ्रीली मूव कर सकते हो एक फर्म से, ठीक है, वन फर्म या इंडस्ट्री से दूसरे फर्म या इंडस्ट्री की तरफ आराम से मूव कर सकते हो, ये बोला जाता है। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट है वो नील होती है, नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? खुद सोच के देखो, यहाँ पे मान लो 20 दुकानें हैं और 20 दुकानों में सेम सामान पड़ा हुआ है, प्राइस भी सेम है। तो भाई साहब अगर मान लो पहली दुकान करी, मैं तो भाई साहब सलमान खान को बुला करके या किसी भी हीरो को बुला करके एडवर्टाइज करवाऊंगा। अरे तो उससे क्या हो जाएगा, एडवर्टाइज करा के, तो एडवर्टाइजमेंट का जो एडवर्टाइज कराओगे तो एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा होगा वो बढ़ जाएगा बेकार का, वो करोड़ों रुपए ले जाएगा, आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा बढ़ गया। इससे क्या है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो प्राइस जो बढ़ने की बात आ जाएगी, और बड़ा प्राइस तो आप बढ़ा ही नहीं सकते यहाँ पे। अगर आपने मान लो अपना प्रोडक्ट मान लो 10 की जगह 50 का कर दिया, कोई आपसे लेगा क्यों, जब वो बगल वाली दुकान में 10 का मिलेगा? सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट बोलो एक तरीके से, तो नील रहती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा इस चीज को ध्यान से देखिए, इतना ही परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, बट मैं और भी चीज इसमें पढ़ाऊंगा आपको, थोड़ी सी ध्यान सुनना। ये तो उसी से कवर हो जाएगा, तो यही आप फीचर पे काम करिए। नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग होता है। हेट्रोजीनियस तो हमने बोला ही नहीं है, तो पेपर में याद है ना, हेट्रोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस है, एक जैसा। फ्री एंट्री एग्जिट है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। बायर्स एंड सेलर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी अबाउट द मार्केट, मार्केट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होने वाली है। और इसके अलावा प्राइस टेकर, फर्म्स जो है वो प्राइस टेकर रहेगी, फर्म अपने आप सेट नहीं कर सकती है ओन प्राइस अपने लिए, ठीक है ना, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस प्राइस को जो कि डिटरमाइन किया गया है डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर से, इसका मतलब इंडस्ट्री ने डिसाइड किया हुआ है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, जिसका मतलब कैपिटल, लेबर, इनको आप एक फर्म से दूसरे फर्म, एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री की तरफ आराम से क्या कर सकते हो, इसने बोला मूव कर सकते हो। और ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नील रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में तो आ रहा होगा ना। चलिए चलिए ध्यान से देखिए बेटा, अब हमारे पास है इसका कर्व कैसे बनता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये तो समझ में आ गया। जहां पे कट करते हैं उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इसे आप चाहो तो दूसरे वाले से लिख लो जो दिख जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे डिमांड सप्लाई आपस में कट करते हैं। ये आपका प्राइस हो गया पी, ये आपका क्वांटिटी हो गया इसके नीचे, ठीक, क्यू, ठीक है। यहां से जो आगे जो प्राइस गया इसके ठीक सामने तो डॉट डॉट कर खींचा है, फिर लाइन खींच देना बेटा। ये जो है ना, ये बनता है इसमें कर्व, ये वाला परफेक्ट कॉम्पिटिशन कर्व है। इसमें ए आर बराबर एम आर बराबर पी होता है, याद रखना, बराबर डी भी होता है, इसको डिमांड कर्व भी कहते हैं। ए आर को फर्म का डिमांड कर्व भी कहते हैं, इसलिए डी भी लिख सकते हो, बराबर डी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कितना आसान है। सबसे पहले क्रॉस लगाना है, ठीक है ना, इस तरह से क्रॉस लगाना है, जो प्राइस निकलेगा
इस तरह से बना के पहले क्रॉस लगाइए, ये डिमांड कर्व हो गया, ये सप्लाई कर्व हो गया, ये आपका इस तरह से मिल जाएगा, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद डॉट डॉट करके इसे आगे लेके जाइए, अगला कर्व बनाओगे, उस कर्व से सीधी लाइन खींच देना, बस बात खत्म, ठीक है। इतना सिंपल कर्व है इसका, जो कि आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक ही मार्केट आ रही तो समझ लो कि बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ये बताइए कि वाई ए आर बराबर एम आर बराबर पी बराबर डी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अब पता दिक्कत क्या है। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्यों ए आर बराबर एम आर होता है, कई बार आता है कि क्यों पी बराबर एम आर होता है, कई बार आता है कि ए आर एम आर और पी बराबर क्यों होता है, कई बार हो जाता है एम आर पी और डी, तो कुछ भी बोल सकता है। तो मैंने एक साथ चारों लिख दिए। मेनली जो आता है वो दो तरह से आता है, तो चारों लिखे होते हैं, तो ए आर बराबर एम आर लिखा होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, वो भी कोई तीन भी दे देता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ना अपना तरफ से पूरी तरह से तैयार होकर चलना चाहिए हमें। बोला नहीं जा रहा बेटा आज। तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, आपने जब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ा तो आपने एक चीज नोटिस की वहां पे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, ठीक है। परफेक्टली जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है तो उसमें लिखा है द फर्म इज प्राइस टेकर, फर्म प्राइस टेकर होती है, ये तो मैंने बता दिया आपको, और इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब फर्म जो है ना वो कैन नॉट इन्फ्लुएंस, वो प्रभावित नहीं कर सकता मार्केट प्राइस को, फर्म मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। यानी इसका मतलब एक फर्म, दो फर्म, तीन फर्म या कुछ फर्म का ग्रुप बनकर के गए कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, तो कुछ ना होने वाला तुमसे। इंडस्ट्री ने जो बोल दिया वो मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट या कॉम्पिटिशन मार्केट में क्या होता है, फर्म जो है प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, इसलिए फर्म जो है कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। द प्राइस इज डिटरमाइंड, प्राइस कैसे डिटरमाइंड होता है, वो मार्केट की डिमांड और मार्केट में जो सप्लाई चल रही होती है, इसका मतलब इंडस्ट्री देखती है मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या चल रही है और उससे प्राइस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। एंड ईच फर्म हैज, हर फर्म को क्या है, सेल करना होता है अपना प्रोडक्ट उसी सेम प्राइस पे, याद रखना जो प्राइस डिसाइड हुआ है डिमांड सप्लाई से, उसी प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा। यानी इससे डिमांड सप्लाई प्रेशर से इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड किया वही फर्म को वो प्राइस मानना पड़ता है, देखो ये प्राइस जो आया इसी को मानना पड़ता है और इसी पे सेल करना होगा, अपने गुड्स को सेल करना होगा, ठीक है। देयरफॉर इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आपको ए आर बराबर एम आर बराबर पी बराबर डी देखने को मिल जाता है कि भाई प्राइस सेम है। तो अब तक की कहानी क्या है, कहानी सिंपल सी है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस जो है, फर्म जो है प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है, इंडस्ट्री मार्केट की डिमांड और मार्केट सप्लाई को देखती है और उससे क्या है प्राइस को डिसाइड करती है, इसलिए प्राइस जो है सेम रहता है। प्राइस के सेम होने के कारण ही ए आर बराबर एम आर बराबर पी बराबर डी होता है, याद रखना। और दिस हैपेंस बिकॉज, ये बार बार बता रहा हूँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका प्रोडक्ट भी होमोजीनियस है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, आप परफेक्ट कंपटीशन को फेस कर रहे हो और तो और जो मार्केट प्राइस है वो भी डिमांड सप्लाई से डिसाइड किया जा रहा है और वो भी सेम है। अगर इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझे तो इसने कहा टेबल और कर्व से समझा के दिखाओ, तो मैंने टेबल ना शायद रिवेन्यू वाले चैप्टर में बना के दिखाई दी आपको, मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। सपोज करो क्वांटिटी आपको दिया है 1 2 3 4 और 5, उसके बाद क्वांटिटी के बाद हम अपनी तरफ से ले लेते हैं प्राइस। सपोज करो प्राइस ले लेते हैं 5 5 5 5 और 5, ये दो चीजें मैंने ली, क्वांटिटी ले लिया और प्राइस ले, आप दो दो ले लीजिए, आप चाहो तो 10 ले लीजिए, आपको जो अच्छा लगे, एक प्राइस कांस्टेंट लेके प्राइस सेम रखना आपने बेटा, ठीक है ना। अब प्राइस के बाद आपको पता है प्राइस को ही ए आर कहते हैं, ये तो आपको पता होगा, प्राइस को ही क्या कहते हैं, ए आर कहते हैं, ठीक है। अब ए आर से निकाल लो बेटा पहले टी आर, टी आर कैसे निकलता है, पी इंटू क्यू या ए आर इंटू क्यू, भाई ए आर और पी तो सेम ही होते हैं, ठीक है ना, ए आर और पी तो सेम होते हैं, तो करो मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत हो नहीं। इतना करने के बाद मैं एम आर भी निकाल लेता हूँ। एम आर कैसे निकलता था भाई, एम आर सर याद दिला दो एक बार, तो याद दिला देते हैं भाई, टी आर एन में से टी आर एन माइनस 1 घटा देना, घटा लो फिर, तो नीचे से ऊपर देखो, पहले में तो सबके सब बराबर होते हैं, ये याद होना चाहिए आपको। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है पहले की सारी तो आपको पता होगा सब चीजें, मैं बार बार रिपीट कर चुका था। ये आएगा आपका 5, ये भी आएगा 15 में से 10 गए 5, 20 में से 15 गए 5 और ये भी आ गया 5।
आपने नोटिस किया एक चीज कि यहाँ पे देखो पी ए आर दोनों सेम है, एम आर भी सेम है, और ए आर को फर्म का डिमांड करो कहते हैं, तो डी भी सेम हो। ठीक है, तो डी मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, चलिए इसका कर्व बना के देखते हैं। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी मैंने इस तरह से ले लिया। आप यूनिट्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब करना क्या है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम मैंने वैसे बना के दिखा दिया आपको पहले ही, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, इस तरह से सीधा एक लाइन खींच देनी है बस। ठीक है, ये आपका ए आर बराबर एम आर बराबर पी बराबर डी हो चुका है। ठीक है ना, ये कौन से प्राइस पे, 5 पे। ठीक है ना, ये 5 पे आपका इस तरह से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये है बेटा, देखो कर्व भी बन गया, अब वो भी बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है। और विजिबल मतलब ऑडिबल तो होगा, विजिबल तो है ही आपको सब कुछ, और ऑडिबल भी हो रहा है ना ढंग से, कोई दिक्कत हो गया, समझ में आ गया सारा। आप चाहो तो 2-2 ले सकते हो प्राइस, 10-10 ले सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे आप वो लीजिए, प्राइस में दिक्कत नहीं है। प्राइस आपको जो सही लगता है वो आप ले सकते हो। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन रिलेटेड, देखो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, दूसरा क्वेश्चन भी आप देखिए ध्यान से। ठीक है ना, क्या है तो मेन रीजन उसका समझ में आ गया ना कि भाई क्यों ए आर हमारे सब बराबर, क्योंकि प्राइस आपका सेम है ना। और प्राइस सेम के लिए क्या लिखोगे कि जो फर्म है, वो फर्म जो है वो प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर है। इंडस्ट्री प्राइस क्या डिसाइड करती है, कैसे डिसाइड करती है, मार्केट की डिमांड, मार्केट की सप्लाई से। क्लियर, चलिए नाउ अब स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट से 2 और क्वेश्चन। ठीक है, देखो लिखा हुआ है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में अगर मान लीजिए एक फर्म है अर्न कर रही है लॉस इन शॉर्ट रन, मान लो कि शॉर्ट रन में लॉस हो रहा है, जब छोटा टाइम पीरियड चल रहा था, अल्पकाल कहते हैं हिंदी में, वो चल रहा था, तो आपको लॉस हुआ, तो आप उसे कैसे कन्वर्ट कर लोगे, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आप क्या करोगे, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट में इन लॉन्ग रन, जब दीर्घ काल आएगा, मतलब लंबा टाइम आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है, ये तो समझ में आ गया। नंबर 2, शॉर्ट रन में आपको हो रहा है लॉस, लॉन्ग रन में कैसे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नॉर्मल प्रॉफिट में, ये क्वेश्चन है बस सिंपल सा। ठीक है, तो उसने लिखा है कि इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट हमें पता है कि फर्म ना फ्रीली एंटर कर सकती है और फ्रीली एग्जिट कर सकती है, ये अपने फीचर में पड़ा हुआ है कि फर्म आसानी से आ सकती है, फर्म आसानी से जा सकती है, कोई रोक टोक यहाँ पे नहीं है। व्हेन अ फर्म अर्न लॉस, जब फर्म को लॉस लॉस होता है, इसका मतलब उसका जो प्राइस है वो कम है किससे, एसी से। मतलब जो ए आर है वो लेस देन है एसी से, तो कॉस्ट ज्यादा है, रिवेन्यू कम है, तो लॉस होगा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस कम, एवरेज कॉस्ट है, तो लिखा भी है, वही तो लिखा हुआ है। ठीक है ना, प्राइस कम और एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, यानी ए आर कम और एसी ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या देखने को मिलेगा, कुछ फर्म ऐसी है जो कि लीव कर देगी मार्केट को। भाई लॉस हो रहा है ना, अब मान लीजिए यहाँ पे 100 फर्म है, समझना चाहता, और शॉर्ट रन में लॉस पे लॉस पे लॉस हुए जा रहा है। अब लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट कैसे होगा, तो हमें पता ना कि भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर फर्में आसानी से आ सकती है, जा सकती है, फ्री एंट्री और एग्जिट है, फ्री एंट्री और एग्जिट है, ये तो आपको समझ में आ गया। और लॉस होने का कारण क्या है कि आपका जो ए आर है वो कम है एसी से, यानी प्राइस जो है वो कम है एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, जब 100 फर्में हैं तो वो बोलेगी यार लॉस लॉस हो रहा है, तो बहुत सारी फर्में, मान लो 30 फर्में छोड़ के चले गई। ठीक है, अब बची सिर्फ 70, 30 तो चले गई, 70 फर्म बची, तो पहला पॉइंट वही लिखा है। कुछ फर्म जो बची हुई होगी ना, वो बोलेगी यार लॉस लॉस हो रहा है, तो जो प्लांट का जो साइज होगा
ठीक है, मशीन इक्विपमेंट है वो कुछ कम कर देगी। अगर आप वहां पे होते हैं और आपको लगातार लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस हो जा रहा है, हो सकता है कि कुछ फर्म यार दिक्कत में बोले यार मेरे तो बिजनेस बहुत ज्यादा फैला हुआ था, एक काम करते थोड़ा कम कर लेते हैं, इससे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगी, है ना। जो फालतू का रेंट देना पड़ रहा था जगह जगह वो नहीं देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ड्रामाबाजी, तो प्लांट के साइज को वो कम कर देगा। इससे क्या होगा, जब मार्केट से फर्में जा रही है, ऊपर से प्लांट का जो साइज है, ठीक है, फैक्ट्री वैक्ट्री सब थोड़ा कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो मार्केट सप्लाई है ना, उसकी जो सप्लाई वो गिर जाएगी, है ना। प्रैक्टिकल है ना सब कुछ। अब जैसे सप्लाई गिरेगी तो ड्यू टू लोअर सप्लाई, सप्लाई कम होगी और डिमांड वहीं की वहीं है, तो भाई सोचो लोग डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई कम होती जा रही है, तो ऐसे केस में जो गुड्स के प्राइस है वो क्या हो जाए, मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे बेटा, सीधी सीधी बात है, मार्केट प्राइस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, फिर वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा। सर समझ में तो आ गया, पर थोड़ा सा इसको क्या आप ग्राफ से समझा सकते हो, क्योंकि ग्राफ से तो बहुत रेयर ही कोई समझाता है। समझा के दिखाता हूँ, देखो ग्राफ से समझाता हूँ आपको बढ़िया से। मान लीजिए, मान लेते हैं, लेट करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि किसी भी फर्म को जो 4 नंबर पे जो हो रहा है ना वो लॉस हो रहा है, 5 नंबर पे, ठीक है, जब प्राइस 5 आएगा, 5 नंबर 5 प्राइस होगा, तो वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, और 6 पे अब नॉर्मल प्रॉफिट, यानी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है आपको, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, वैसा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। अब ये शॉर्ट रन में हो रहा है, अब क्या हो रहा है देखते हैं ध्यान से। शॉर्ट रन में आपको लॉस हो रहा था बेटा, तो आप इस वाले स्टेप पे हो, इस वाले पे आपको जाना कहाँ है, यहाँ पे जाना है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट पे, यही बोला ना उसने। बना के देखते हैं डायग्राम, फिर आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट्स आ जाएंगे, क्वांटिटी लिख रहा हूँ मैंने, बता दिया आपको पहले ही, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए बेटा। सबसे पहले ना आप डिमांड एंड सप्लाई को खींच लीजिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए सब चीज भूल जाइए, हम इंडस्ट्री को देख रहे हैं, तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे इसको। तो हम डिमांड एंड सप्लाई को थोड़ा सा खींच लेते हैं पहले। ये आपका क्या, कौन सा कर्व होता है डिमांड सप्लाई में, सप्लाई का कर्व होता है। हमें प्राइस के लिए नहीं बनाना, प्राइस वाला मत देखना बेटा, ये वाला देखो आप, ठीक है ना। या ये क्यों हिल रहा है, ठीक है, ये मिलाया मैंने, देखो पहले पहले क्रॉस मारा, फिर इसको मिला दिया, इसको भी मिला लेते हैं नीचे। आप स्केल से करना, मैंने पहले बताया हुआ आपको, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो आपको। ये आपका डिमांड कर्व हो गया, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। कैसे बनाया, क्रॉस लगा दिया, फिर इनको मिलाया, ये प्राइस हो गया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, नहीं काम करते हैं, ये क्वांटिटी हो गया। ये मान लीजिए आपको लॉस हो रहा है, तो 4 नंबर पे भी आपको, किस पे हो, 4 नंबर पे। अब हुआ क्या क्या था याद करो, कुछ फर्में छोड़ के चले गई, कुछ फर्मों ने प्लांट के साइज को कम कर दिया, इससे आपका जो सप्लाई था वो क्या हो गया, आपका कम हो गया। तो सप्लाई पहले कम करके देख लेते हैं भाई, हैंड टू हैंड सब करिए। सप्लाई कम, देखो ये क्वांटिटी इस तरफ बढ़ रही है, तो बाहर की तरफ तो सप्लाई बढ़ेगी, तो अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, तो सप्लाई कम करते हैं बेटा, ये मैंने सप्लाई कम कर दिया। S1 S1 क्लियर। जैसे मैंने सप्लाई कम किया, इसने जो टच किया इसको, डिमांड को यहाँ पे किया बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे टच किया। अब हम इसको जरा मिला के देख लेते हैं।
तो ध्यान से देखिए 4 से कहाँ चला गया, ऊपर गया, तो ऊपर तो क्या होगा, 5 नंबर होगा। तो इसका मतलब ध्यान से अगर आप देखोगे इसको, तो क्वांटिटी तो गिरी है, सप्लाई तो गिरी है, मगर प्राइस बढ़ गया है। अब वो यहाँ पे लिखा था। अब इससे क्या होगा भाई, सेम डिमांड है, सप्लाई कम हो रही है, तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ गया। इसका मतलब 4 से 5 पे पहुंच जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो कितना आसान से किया हमने करा क्या, ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले लाइन खींची, क्रॉस मारा, इसको ऐसे मिलाया, यहां तक समझ में आ गया। इसको इतना मिलाने के बाद फिर हमने क्या करा, सप्लाई को कम करा, सप्लाई कम करके यहाँ पे टच हो गया, इसको ऐसे मिला दिया, बस ये प्राइस बढ़ गया। पहले 4 था, अब ये 5 हो गया बस। ग्राफ समझ में आया? अरे ये प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि होता कैसे है। ठीक है, अब ना वो मत करना, डरना मत, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बेटा। इसके जैसा क्वेश्चन एक और देखो, अभी अच्छे से और क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, लिखा परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट, वही कॉम्पिटिशन मार्केट है आपकी। अब फर्म ना अर्न कर रही है अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब वही किसमें, शॉर्ट रन में। भाई सीधा बात है, वहां पे लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। शॉर्ट रन में अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अंधाधुंध प्रॉफिट हो रहा है। तो कैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा नॉर्मल प्रॉफिट में, यानी वहां पे तो लॉस हो रहा था, नॉर्मल प्रॉफिट पे जाना था, यहाँ पे अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है और मुझे जाना नॉर्मल प्रॉफिट पे। तो जाना तो नॉर्मल प्रॉफिट पे ही है लॉन्ग रन में, तो कैसे होगा बताइए। तो सेम आंसर वही है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट फर्म क्या है, फ्रीली एंटर और एग्जिट कर लेती है। प्लान तो सेम ही है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में फर्म इजीली एंटर और एग्जिट करती है। क्लियर, कोई रोक टोक नहीं है। देन व्हेन फर्म अर्न्स एबनॉर्मल प्रॉफिट, अगर फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब प्राइस ज्यादा है और कॉस्ट कम है, इसका मतलब इस बार रेवेन्यू ज्यादा है बेटा, और कॉस्ट आपकी कम है। सीधा सीधा फंडा है, समझ में आ गया? तो ठीक है, यहां तक सेम था सारा क्वेश्चन, इसी लाइन तो पूरी सेम थी। ये थोड़ा बस थोड़ा चेंज कर दिया, इसका मतलब कि प्राइस जो है ना वो ज्यादा है किससे, एवरेज कॉस्ट से, तो वही किया हुआ है। अब एडजस्टमेंट क्या हो गया, अब सोचो प्रॉफिट हो रहा है, तो नई फर्में जो न्यू फर्म्स है वो एंटर करेगी, तो न्यू फर्म्स एंटर कर जाएगी, उस वाले में छोड़ के चले गई थी। समझ में आ गया? नंबर दो, वहां पे प्लांट के साइज को कम कर दिया तो उन्होंने, वो लॉस के चक्कर में यहाँ प्लांट के साइज को बढ़ा देंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं मैं तो अपनी तरफ से। इसके अलावा इसके बाद वहां पे सप्लाई कम हो गई थी, यहाँ सप्लाई बढ़ जाएगी। अब सप्लाई बढ़ गई, ठीक है, बट डिमांड वहीं की वहीं है, तो इससे क्या होगा, जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, कोई खरीदेगा नहीं माल ज्यादा, तो फिर इसका मतलब प्राइस को कम करना पड़ेगा ताकि लोग ज्यादा खरीद सके। सिंपल सा फंडा, वहां प्राइस बढ़ गया था। अब इसको ग्राफ पे बना के देख लें जरा एक बार, चलो देखते हैं, क्या पता कुछ अलग बन जाए। ठीक है, पहले तो वो लिख लेते हैं जो हमने वहां पे लिखा था। कोई एज्यूम कर रहे हैं हम, लेट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़े के लिए। ठीक है, एज्यूम वर्ड ज्यादा अच्छा है, एज्यूम कर लेना, ठीक है, एज्यूम लिख लेना आप, मैं ये लिख के चल रहा हूँ। समझ में आ गया ना? क्योंकि इकोनॉमिक्स बिल्कुल लास्ट खत्म होने के कगार पे है, मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीजें पता है। ठीक है, और जितना जल्दी निपट जाए बहुत ही अच्छा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं 4 पे हमने क्या रखा, वही लॉस। 5 पे क्या है हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट। और 6 पे क्या है हमारा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। अभी आप इस वाली स्टेप पे और जाना है आपको नॉर्मल में, अगर ध्यान से देखो, इस वाले में पहले लॉस पे थे, आप नॉन प्रॉफिट पे आए थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। करना कैसे है, ग्राफ बना लेते हैं, समझ में आ जाएगा चीजें। प्राइस यानी पी, यूनिट्स यानी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जीरो रखा। सेम पहले तो हम वही बनाएंगे, ये सप्लाई कर्व हो गया आपका, और ये डिमांड कर्व। तो क्रॉस लगा लेना बेटा, पहले क्रॉस तो लगाना आता ही होगा। ठीक है, आपकी टीचर भी आपकी कॉपी में क्रॉस पे क्रॉस क्रॉस पे क्रॉस मारती रहती है, आपको आता जाता कुछ था नहीं। ठीक है, तो वही क्रॉस यहाँ लगा रहा हूं मैं। देखिए ध्यान से, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया, ये डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, ये मिला दिया यहाँ पे।
जो भी है मिल गया, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत हो रही, इतना मिला लेना। ये मान अभी आप किस पे हो, इस बार 6 नंबर पे हो, ये आपका क्वांटिटी हो गया। अब आपको करना क्या है, आपको इस बार क्या करनी है, सप्लाई आपकी बढ़ गई है तो बढ़ा दीजिए बेटा। सप्लाई बढ़ती किस तरह में, बाहर की तरफ बढ़ती है, तो बाहर को बढ़ाइए। ये मैंने सप्लाई बढ़ा दी, S1 S1 बढ़ गया सप्लाई। अब इसने कहां पे डिमांड को कट किया, इस बार यहां पे कट किया, ठीक है। E1 में बाद में लिखना सिखाऊंगा, अभी पहले आप खाली इतना सीखिए जो इस वाले में सिखाया जा रहा है बेटा। ये नीचे आ गया तो नीचे तो बेटा 6 के नीचे तो 5 ही मिलेगा आपको, तो कम आ गया नीचे की तरफ। तो देखिए क्वांटिटी बढ़ गई है मगर ये प्राइस कम हो गया, तो वही वहां पे लिखा गया था। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए एक बार बेटा। पहले वाले केस में क्या था, पहला केस की बात कर रहा हूं, पहला केस था आपको शॉर्ट टर्म में लॉस हो रहा है, जाना है नॉर्मल प्रॉफिट पे। दूसरा केस था शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, जाना नॉर्मल प्रॉफिट, यानी दोनों में नॉर्मल प्रॉफिट पे जाना है। एक लॉस का केस है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट का केस है। अगर लॉस होगा शॉर्ट टर्म में तो न्यू फर्म एंटर नहीं करेगी, सबसे पहली बात तो ये समझना, यानी जो फर्म्स थी वो एग्जिट करेगी। क्या करेगी, फर्म जो है सम फर्म वो एग्जिट कर लेगी, न्यू फर्म एंटर नहीं करेगी। दो बात समझ आ गई। नंबर 3, जो कुछ फर्म है वो प्लांट के साइज को कम भी कर सकती है, ये पॉइंट होता है। नंबर 4, सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगा बट डिमांड ज्यादा है तो उससे प्राइस बढ़ जाता है, तो ऊपर की तरफ जाता है, वो ऊपर चला गया, ठीक है ना। उसके बाद जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो न्यू फर्म एंटर करेगी। ये भी आप पॉइंट जोड़ो ना उसमें लॉन्ग टर्म में कि न्यू फर्म्स एंटर करेगी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर पॉइंट छूटता है, जैसे मान लो प्लांट साइज वाला, तो लिखो ना, जैसे प्लांट साइज बढ़ाएगी भाई, जब बहुत प्रॉफिट होगा लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे ना, तो बढ़ा दिया ये। इसके अलावा और क्या होगा, तीसरा चीज सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो जो भाई डिमांड तो वहीं की वहीं है, सप्लाई तो बढ़ाई आपने, तो सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, प्राइस को फिर कम करना पड़ जाता है, तो प्राइस यहाँ पे कम हो जाएगा। इस वाले में देखो कम हो गया और ये हमारा हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पे, ये हमारा कंप्लीट होता है बेटा। तो अब सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो तो हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपको अच्छे से, और मैंने औरों से थोड़ा ज्यादा ही आपको पढ़ाया है ताकि आपको अच्छे से वो चीज समझ में आ सके। अब इसमें है क्या बेटा, देखो सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो अगर हम बात करें तो देखो इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होता है बेटा। डिमांड और सप्लाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड, यानी जो हमारा क्यूडी है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो बराबर हो जाएगा किसके, क्वांटिटी सप्लाई के। बात को समझना, तो इसका मतलब जहां पे डिमांड और सप्लाई, डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो जाएगा, समझ जाना, वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका आ जाएगा। क्लियर। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इक्वल हो जाता है किसके, क्वांटिटी सप्लाइड के। देन अगला हमारे पास आता है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है। तो बेटा जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं ना, वहां पे जो प्राइस निकल के आता है, ठीक है, जो प्राइस निकल के आता है उसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, या फिर ऐसा प्राइस जहां पे डिमांड सप्लाई आपस में बराबर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच, यानी ये वो प्राइस है जहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो जहां पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में इक्वल हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। देन आगे अगला पॉइंट हमारे पास क्या बचा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो ये वो क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये वो क्वांटिटी होती है गुड्स की जहां जिसे आप बोट और सोल्ड करते हो, यानी खरीदते हो और बेचते हो किस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे। यानी इक्विलिब्रियम प्राइस पे जो क्वांटिटी खरीदी और बेची जाती है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आप समझते हैं तीनों को एक साथ। सबसे पहले जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। पॉइंट नंबर 2, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, प्राइस एट विच, यानी इस जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होंगे वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है, ये उस क्वांटिटी की बात कर रहा है जिसे खरीदा और बेचा जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस पे। अब इसको पहले ना एक ना उससे समझ लेते हैं, किससे,
ग्राफ से समझ लेते हैं, इसका कर्व बना लेते हैं बेटा एक। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। स्केल का आप यूज कर लेना, आप जैसा भी बने, ठीक है ना। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, ये मैंने बनाया सप्लाई कर्व और ये बनाया मैंने डिमांड कर्व। क्रॉस लगाना सीखो बस, ठीक है ना। सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व मैंने बना लिया, डी डी एस एस, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब जैसे मैंने ये बनाया, जहां पे ये कट करते हैं ये होता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम यहाँ पे आता है जहां पे डिमांड सप्लाई आपस में बराबर होता है। इसको हमने ई से दिखाया बेटा, किससे दिखाया, ई से दिखाया। अब करना क्या है, यहां सब एक लाइन मिलाएंगे हम। यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं अलग कलर से मिला रहा हूँ इसीलिए ताकि दिखे ध्यान से, ठीक है। एक यहाँ मिलाया और इसी को थोड़ा नीचे लेके, ठीक है, और इसी को थोड़ा नीचे लेके आते हैं। ये जो होता है, ये प्राइस जो निकला ये वाला, ये होता है इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है ना, जहां पे डिमांड सप्लाई आपस में बराबर हुआ, ये वाले पॉइंट पे। और इसके ठीक सामने जो निकल के आता है, जितनी क्वांटिटी खरीदी और बेची जा रही है वो हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ध्यान से समझ में आ गया होगा सब कुछ अब तो, कि ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ये है इक्विलिब्रियम प्राइस और ये है आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बात समझ में आ गया, अब तो सब समझ में आ गया। क्रॉस मारना सीखना होगा, ठीक है। चल, ये आपका इंपोर्टेंट है बेटा, यहाँ पे नीचे लिखाया है मैंने, ये इंपोर्टेंट आ जाता है। ये डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बताइए प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के बीच में, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर के बीच में। सिंपल सी बात है, ऐसे याद रख लो, सीलिंग मतलब छत है ना, तो मैक्सिमम प्राइस की बात करेगा, फ्लोर मतलब नीचे हो गया तो ये मिनिमम प्राइस की बात करेगा। तो फ्लोर में मिनिमम प्राइस लिख के आना है और सीलिंग वाले में क्या लिखना है, लिख के आना आपको मैक्सिमम प्राइस की बात करनी है, ठीक है। तो सीलिंग मैक्सिमम, फ्लोर मिनिमम। चलिए देखिए ध्यान से, प्राइस सीलिंग क्या होता है। प्राइस सीलिंग की अगर बात करें तो ये मैक्सिमम प्राइस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मैक्सिमम प्राइस की बात कर रहा है। फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ गुड और सर्विस, यानी ये वो प्राइस होता है, मैक्सिमम प्राइस होता है जो कि फिक्स किया जाता है, ठीक है। वो हो गया आपका प्राइस सीलिंग, ठीक है। जो कि फ्लोर प्राइस की बात करें या प्राइस फ्लोर की बात करें तो ये मिनिमम प्राइस की बात कर रहा है। भाई फ्लोर नीचे होता तो ऐसे याद रख लो, मिनिमम की बात करेगा। फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर अ गुड और सर्विस, तो इसको फिक्स करेगी गवर्नमेंट मैक्सिमम पे, ये है आपका मिनिमम वाला। क्लियर हो गया। पर्पस क्या है इसका, पर्पस है प्रोटेक्ट करना, किसको प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर्स को, ठीक है। तो कंज्यूमर्स को बचाना है, यहाँ पे प्रोटेक्शन देना इसका पर्पस हो गया। जबकि इसका जो पर्पस है वो प्रोटेक्ट करना है प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो प्राइस सीलिंग है वो मैक्सिमम प्राइस की बात करता है फिक्स बाय द गवर्नमेंट, और जो फ्लोर प्राइस होता है, ठीक है, गला बहुत दर्द कर रहा है, फ्लोर प्राइस होता है वो मिनिमम प्राइस की बात करता है फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर गुड और सर्विस। पर्पस की अगर हम बात करें तो पहले वाले का पर्पस है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, दूसरे वाले का पर्पस है प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ध्यान आगे बढ़े। पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहां पे इसने बोला, जो ये तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज्यादा, एक ये तो बहुत ज्यादा ही पता होना चाहिए कि मिनिमम मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। प्राइस सीलिंग जनरली जो फिक्स किया जाता है वो बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, रखना। तो ये मैक्सिमम प्राइस तो है, बट जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा उसके नीचे ये डिसाइड होता है, ये याद रखना। और जो फ्लोर प्राइस है मिनिमम प्राइस तो है, मगर जब ये डिसाइड होगा ना, ये अबव होगा किससे, इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होगा। तो इस पॉइंट पे क्लियर अच्छे से ध्यान देना आपने, ठीक है प्लीज। मार्केट इफेक्ट, इट यूजुअली क्रिएट्स अ शॉर्टेज, इससे क्या होता है, मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होती है बेटा, याद रखना। जबकि इससे जो क्रिएट होता है वो होता है सरप्लस। क्या क्रिएट होता है, सरप्लस।
तो 4 पॉइंट है, अच्छे से ध्यान देना। सीलिंग प्राइस या प्राइस सीलिंग जो होगा ये मैक्सिमम प्राइस की बात कर रहा है, फ्लोर वाला नीचे यानी मिनिमम प्राइस की बात कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर को, ये प्रोटेक्ट करेगा प्रोड्यूसर को। नंबर 3, प्राइस सीलिंग जो डिसाइड होगा ना आपका फिक्स होगा, ये इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होगा ना उसके नीचे होता है, बट ये वाला तो ये उल्टा है, मैक्सिमम प्राइस होने के बाद भी ये इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे डिसाइड होगा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर डिसाइड होगा। इस तरह से याद रख लेना, ठीक है। आगे मार्केट में इफेक्ट क्या है, यहाँ से इससे शॉर्टेज आएगी, देखने को शॉर्टेज क्रिएट होती है, यहाँ पे सरप्लस क्रिएट होगा बेटा, ठीक है। डायग्राम भी देखिए इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। प्राइस सीलिंग का कैसे बनता है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, पहले क्रॉस मार देना आप, फिर ये पी मिला लेना और क्यू मिला लेना, इतना तो हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको करना क्या है, एक नीचे डॉट डॉट, क्योंकि ये प्राइस सेलिंग में क्या होता है, ये क्लियरिंग प्राइस के नीचे होता है, तो नीचे कोई भी डॉट डॉट करके लाइन खींच देना। ये जो डॉट डॉट लाइन जा रही है प्राइस सेलिंग की लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कट किया, एक यहाँ मिलाइए, एक डिमांड वाला यहाँ मिलाइए, ये बीच का पोर्शन शॉर्टेज होता है और खत्म क्वेश्चन, इतना सा है बस। क्लियर। ऐसी फ्लोर प्राइस का पहले क्रॉस मारिए, ई लिखिए, ये पी हो गया प्राइस, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी क्यू हो गया। ये ऊपर डिसाइड होता है, फ्लोर प्राइस वाला क्या होता है, ये मिनिमम प्राइस है बट इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर डिसाइड होता है, मिनिमम तो है बट ऊपर डिसाइड होता है ना, तो ऊपर किया डिसाइड, फ्लोर प्राइस हो गया, मिलाइए, ठीक है ना। ये जो है सरप्लस आएगा बेटा, क्या आएगा, सरप्लस की बात करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वाला। चलिए अब बात करते हैं कुछ अलग चीजों की जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेटा देखिए ध्यान से सुनना, आप जितनी भी बातें बताओ, देखो ये इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले तो डिफरेंस तो बता दिया विद डायग्राम कर्व सब दिखा दिया इसमें। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो यहाँ आपके इसमें आता है, 4 से 6 नंबर का आता है, अब उसके बारे में बात सुनिए जरा। देखो क्या है, सबसे पहले तो आपको समझना है बेटा कि क्वेश्चन आया किस चैप्टर से। अगर क्वेश्चन में डिमांड 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 बोल रहा, बाकी कुछ नहीं बोल रहा, तो समझ जाना वो जो डिमांड वाला कुछ चैप्टर जो आपने पढ़ा हुआ है ना, उससे क्वेश्चन आया, वहां हमने ग्राफ बना रखे हैं, ठीक है। अगर वो बोलेगा नहीं सप्लाई बोलेगा तो सप्लाई वाले चैप्टर से, बट अगर वो बोलेगा मार्केट इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम वर्ड लगाएगा या चेन इफेक्ट बोलेगा, क्या बोलेगा, चेन इफेक्ट बोलेगा, तो इस चैप्टर से आए, इस चीज पे ध्यान देना। तो इस चैप्टर से कैसे पता चलेगा, डिमांड सप्लाई एक साथ वर्ड यूज हो रहा होगा, डिमांड सप्लाई वर्ड एक साथ यूज होगा तो इस चैप्टर का है, नंबर 1। नंबर 2, या तो इक्विलिब्रियम वर्ड यूज हो रहा होगा तो इस चैप्टर का है। नंबर 3 जो है वो चेन इफेक्ट लिखा होगा तो इस चैप्टर का है, तो इस चैप्टर की पहचान है। बाकी अगर ये नहीं लिखे ना, सिर्फ डिमांड लिखा है तो वो उस वाले चैप्टर में जाएगा, डिमांड वाले में सप्लाई लिखा है तो सप्लाई में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैंने इतना तो बता दिया कि आपको क्रॉस लगाना है। अब मैं प्रॉपर लाइन नहीं खींच रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, ज्यादा टाइम हो जाएगा वरना, ठीक है। अगर प्रॉपर सजा सजा के बनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, या बनाओ सजा के। चलिए एक आध बनाते हैं उसके बाद रोकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया पेपर में, एक क्वेश्चन तो मैंने रखा हुआ है वैसे आपके लिए, पहले उसी को बता देता हूँ। एक क्वेश्चन रखा हुआ है, मार्केट फॉर अ गुड, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि मार्केट फॉर अ गुड इज इन इक्विलिब्रियम, यानी क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम लेवल वाले चैप्टर का है। आया कि 3 में से कंडीशन आ गई, चेन इफेक्ट, इक्विलिब्रियम या फिर डिमांड सप्लाई एक साथ दिया हो। देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, यानी डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करो इसके इफेक्ट को, ठीक है, और यूज डायग्राम। ये पेपर में आया, मान लो 6 नंबर का क्वेश्चन था ये, अब मान के लो 6 का ही आया था ये। तो कैसा हमें करना है उसको ध्यान समझिए। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन समझाने वाला है तो पहले आप उसको समझाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो लिखा होता कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स पे क्या इसका फर्क पड़ेगा, तो हमें पता है भाई जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो ये हमें पहले थ्योरी में लिखना पड़ेगा। देन फिर उसका ग्राफ बनाना है, कर्व बनाने के बाद नीचे हमें आना है, उसका डायग्राम बनाने के बाद हमें नीचे आना है और उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना है। इकोनॉमिक्स में बच्चों के नंबर कटने का मेजर जो सबसे बड़ा रीजन ये होता है, वो यही होता है मेन रीजन, कि वो डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं करते। और हमें ध्यान देना है कि बेटा हमें डायग्राम जितने भी बनाए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने होंगे। एक्सप्लेन करना बहुत आसान होता है, एक आध मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी, ठीक है। तो ध्यान देना इसको कैसे करेंगे। एक्स
वाई प्राइस क्वांटिटी जीरो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्रॉस मारेंगे बेटा। क्रॉस मार लेना पहले, जब तक कुछ ना बोलेगा आप पहले क्रॉस मारिए। ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी देखो मैंने क्रॉस बना के दिखाया था, यहाँ भी मैंने आपको क्रॉस बना के दिखाया था, और इससे पहले वाले में भी मैंने क्रॉस बनाया था। बेटा क्रॉस बनाना है, समझ जाना इस चीज को, ठीक है ना। क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद ठीक है, इस तरह से मिला लेना। आप प्लीज स्केल का यूज करें। ठीक है, तो ये मैंने मिला दिया। जिस पॉइंट पे ये मिले, ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्रॉस लगा के इतना तो आपको सजाना है। अब वो क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको डिमांड बढ़ानी है। अब ध्यान से समझना बेटा, क्वांटिटी इस तरफ बढ़ रही है, देखो ऐसे करके बढ़ रही है, तो डिमांड बाहर की तरफ ही बढ़ेगा ना, सप्लाई भी बाहर की तरफ बढ़ता है, डिमांड भी बाहर की तरफ बढ़ेगा। अंदर जाएंगे तो कम हो जाएगा, इस चीज पे ध्यान देना बेटा। अब हमें क्या करना है, डिमांड बढ़ानी है, तो डिमांड बाहर की तरफ बढ़ेगी तो बढ़ा दो बेटा। ठीक है, D1 D1, ये डिमांड मैंने बढ़ा दी। डिमांड बढ़ाने के बाद मैंने देखा कि इसने यहाँ पे कट किया इधर पे सप्लाई को, तो ये हो गया हमारा E1 यानी न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। क्लियर हो गया। अब करना क्या बेटा, उसके बाद आप इसको लाइन खींच लीजिए ऐसे, ये यहाँ मिल जाएगा और ये यहाँ से इधर मिल जाएगा। तो ये पहले P था, ये P से P1 हो गया, ऊपर की तरफ चला गया, दिख रहा है ना साफ साफ। और ये कहाँ चला गया, Q से Q1 की तरफ चला गया। तो ग्राफ बनाना सीखिए पहले, इतना समझ में आ गया। कुछ नहीं करा मैंने, क्रॉस मारा, उसके बाद डिमांड बढ़ा दो, डिमांड बढ़ा दी। बताओ, इतना सा आंसर क्वेश्चन था 6 नंबर का। इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि जो प्राइस है आपका, ये इसका मतलब इंक्रीज होता है, मैंने बताया था एरो, तो प्लीज इंक्रीज लिखिए आप, ठीक है ना। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, और जो क्वांटिटी है वो भी क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रही है ना, तो बढ़ रहा है। प्राइस भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। सर इतना ही था। अब ग्राफ कैसे करते हैं, अभी देखिए, अभी और क्वेश्चन है, अभी तो क्वेश्चन बेटा बतेरे भरे पड़े, 2 मिनट रुकिए बस। अब करना क्या था आपको, जब नीचे लिखना होता है इन द अबव डायग्राम। अगर हम बात करें ऊपर डायग्राम की, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है या शो कर रहा है क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स, वाई एक्सिस शो कर रहा है प्राइस ऑफ अ गुड्स। ठीक है ना, प्राइस ऑफ अ गुड, ठीक है, जो भी है, एस नहीं गुड। तो यहां तक कर दिया। इसके बाद डी डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड कर को, एस एस रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई कर को। जहां पे डी डी और एस एस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इतना आपको लिखना है, इतना तो कोई भी लिख लेगा कि एक्स एक्सिस में क्वांटिटी है, वाई एक्सिस में प्राइस है, डी डी डिमांड कर रहा है, एस एस सप्लाई कर रहा है, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसको हमने ई से डिनोट किया। अब एज जो क्वेश्चन में मेंशन है कि डिमांड को बढ़ाओ, तो डिमांड को जैसे मैंने इंक्रीज किया, डी से डी वन की तरफ शिफ्ट किया, मैंने बढ़ा दिया, देखो डी से डी वन की तरफ ले गया, तो उससे क्या हुआ, मेरा प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी बढ़ गई, खत्म, आंसर बताओ, यही कंक्लूजन। तो लास्ट में कंक्लूजन लिखिए, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ी, 6 नंबर ले लीजिए। इतना आसान था ये। बट सर इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो कि समझना है, क्या आपने नहीं नोटिस किया, बट मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको समझाऊंगा और थोड़ा आपको बेहतर बनाऊंगा औरों से। अगर आपने चीज समझ ली तो आप औरों से बेहतर बन जाओगे इस चीज में। बेटा देखिए, ध्यान से समझना, अगर आपको ध्यान हो लॉ ऑफ डिमांड की, वो क्या बताता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बारे में बता रहा था। वो कह रहा था कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस के कम होने पर आप ज्यादा खरीदते हो तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, यही बताया था।
यानी ये जो रिलेशन बताता था हमें, कौन सा रिलेशन बताता था? इनवर्स रिलेशनशिप बताता था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर इसके बाद आया अगला लॉ ऑफ सप्लाई। जो कि बताता था प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बारे में। क्या बताया बेटा? इसने बोला कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ता है, प्राइस कम होता है क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाता है। इसने हमें बताया पॉजिटिव रिलेशन के बारे में, यानी डायरेक्ट रिलेशन के बारे में। ठीक है सर, ये तो हमें पहले से पता था। बिल्कुल बेटा, तो आपको पता था, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बस ध्यान दीजिए अब चीजों को। ये आपने पढ़ा हुआ है बेटा अच्छे से। अब जब इक्विलिब्रियम लेवल की कंडीशन आती है बेटा, किसकी आती है? इक्विलिब्रियम लेवल की कंडीशन आती है, तो क्या होता है? लैपटॉप बंद कर लूं जरा पहले, ये जरूरत नहीं है अब। चलिए, जब इक्विलिब्रियम लेवल की कंडीशन आती है तो उस वक्त क्या होता है? तो एट दी इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम जो सिचुएशन है उस पर क्या होने वाला है? तो इक्विलिब्रियम लेवल की जो सिचुएशन है वहां पे देखो क्या देखने को मिलने वाला है, कि जो प्राइस था, जो प्राइस था और जो क्वांटिटी डिमांड थी बेटा, ध्यान से देखना, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांड भी आपको कम होते हुए दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलने वाला है। और तो और जो प्राइस था और क्वांटिटी सप्लाई थी, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी? कम। प्राइस कम होगा क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा, तो क्या दिखने वाला है यहाँ पे? इनडायरेक्ट मतलब इनवर्स रिलेशन। सर इसका मतलब ये उल्टा हो जाता है। यहां हमने पढ़ा, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां हमने पढ़ा डायरेक्ट, या पहले हमने इनवर्स पढ़ा था, ये इनवर्स से कहां पहुंच गया? डायरेक्ट में। यानी इक्विलिब्रियम लेवल की सिचुएशन में आपके लॉस आपको दिखेंगे नहीं लगते हुए, इसका ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन था, यहाँ आपको डायरेक्ट दिखेगा। जहां डायरेक्ट था वहां आपको क्या दिखने वाला है? इनडायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलने वाला है। तो एक चीज समझ दिमाग में बैठ चुका हमारे कि भाई जब मैं इक्विलिब्रियम लेवल का क्वेश्चन आएगा, मेरा प्राइस बढ़ रहा होगा ना, तो डिमांड अगर बढ़ भी रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हो सकता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिली होगी। देखो प्राइस बढ़ा, डिमांड देखो बढ़ रही है ना? तो ये मत सोचना आपने गलत किया, आपने सही किया बेटा। यही तो एक चीज होती है, हम और बच्चों से आगे निकल सकते हैं। वहां बच्चा सोचता है यार डिमांड तो बढ़ी थी और क्या नाम है मेरा प्राइस भी बढ़ गया, पक्का मेरा गलत हुआ होगा, फिर वो कुछ और करने की कोशिश करता है। भाई नहीं, ये इक्विलिब्रियम लेवल की सिचुएशन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? प्राइस बढ़ा, डिमांड बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, डिमांड बढ़ रही है तो बढ़ रही है। इसका भी रीजन है, बहुत डीप रीजन है बहुत सारे, बट जो आपको समझाने लायक मैं उतना समझा रहा हूँ अभी आपको। तो हमें सब याद कर रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, बट यहाँ नहीं लगेगा तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। फिर लॉ सप्लाई कहता है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है, यहाँ नहीं लगेगा तो यहाँ इनवर्स मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सपोज करिए एक क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हाँ तो विजिबल ही नहीं होता ना कलर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो मान लीजिए बढ़ रहा है। इंक्रीज हो रही है, इनकम जो है कंज्यूमर की बढ़ रही है, राइज हो रही है, ठीक है, बढ़ रही है। अब इससे बताओ क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे, ये बताइए। तो पहली बात तो इनकम है ना, कंज्यूमर लिखा तो डिमांड पे फर्क दिखेगा, कोई दिमाग नहीं वाला, तो आप पेपर में पहले लिख के आइए। अब पहले तो एक और चीज, कौन सा गुड्स है ये भी ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल गुड्स की। इसका मतलब
अगर पेपर में नॉर्मल गुड्स लिखा है तो बढ़िया है, नहीं लिखा तो बेटा फिर आपको सारे समझाने पड़ेंगे, इंफीरियर गुड्स भी और नॉर्मल गुड्स भी। बट उसके लिए आपको थ्योरी याद होनी चाहिए, तभी तो कह रहा हूँ, अगर अभी भी अगर आपने थ्योरी जो हमने थ्योरी की जो वन शॉट डाली नहीं देखे तो देख लो बेटा, बात मान लो, अभी समझिए इस चीज को। तो समझना मैं क्या कह रहा हूँ। तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स समझा रहा हूँ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जब बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है, और जब इनकम घटती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी घटती है, क्योंकि नॉर्मल गुड्स को सामान्य वस्तु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सामान्य वस्तु, यानी अच्छी बोल सकते हो आप। तो जब इनकम बढ़ेगी तो अच्छी वस्तु खाएंगे ना, और इनकम घटेगी तो कम खाएंगे ना, अच्छी वाली सस्ती चीज खानी पड़ेगी। इन्फीरियर में क्या होता है? इन्फीरियर घटिया टाइप की वस्तु होती है, घटिया वस्तु। इनकम बढ़ेगी, कोई क्यों खाएगा घटिया वस्तु? तो डिमांड कम होगी ना, नीचे जाएगी, और इनकम कम होगी तो भाई वही सस्ती घटिया वस्तु खानी पड़ेगी, तो ऊपर हो जाती डिमांड, आए ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए थ्योरी की। तो मैंने अभी तो ये नॉर्मल गुड्स बोला, अगर मान लो पेपर में नहीं होता तो आपको सारे बताने पड़ते हैं, इन्फीरियर भी और नॉर्मल गुड्स भी। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले आपने करना क्या है बेटा, इसके लिए आपको पहले अपनी थ्योरी लिखनी है कि व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है इंक्रीज होता है, तो ऐसे केस में नॉर्मल गुड्स के केस में जो कंज्यूमर की जो डिमांड है ना वो भी बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका ग्राफ हमने ऑलरेडी भी बनाया था। ठीक है, एक काम करते हैं, नॉर्मल की जगह इन्फीरियर कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ाने वाला क्वेश्चन तो अभी जस्ट हमने किया है ना, तो वो तो आपको समझ में आई गया वैसे भी। तो एक काम कर लेते हैं, उसको हम कर लेते हैं इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स, तो इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा उसको समझते हैं बेटा। चलो, मुझसे पहले आप ये बनाने की कोशिश करो, बढ़िया रहेगा। पहले क्रॉस लगाइए, इसको इधर मिला लीजिए, इसको नीचे मिलाइए, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। ठीक है, इतना कर लोगे। इतना करने के बाद ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड हो गया। अब आपकी जो आपने ऊपर लिखना है कि जब इनकम बढ़ी, अब इन्फीरियर गुड्स की डिमांड में क्या हुआ था भाई, इनकम बढ़ेगी तो कोई घटिया वस्तु को खाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कम करनी, पहले लाइन ऊपर लिखनी है आपने। ठीक है ना, इतना मान के चल रहा हूँ कि अब आपको आ गया बेटा, काफी मेहनत करी है। तो डिमांड कम करनी है तो डिमांड कम करिए। ठीक है, इसने सप्लाई को यहाँ पे कट किया इधर पे। अब ध्यान से देखिए, ये P1 हो गया, ये Q1 हो गया, समझ में आ गया। प्राइस आपका डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, क्वांटिटी भी आपकी कम हो रही है। तो कंक्लूजन क्या है इसका, कि प्राइस जो है ना आपका वो कम हो गया है, और क्वांटिटी डिमांड जो है, क्वांटिटी बोलो सीधा तो वो भी कम हो गया है। ठीक है, और ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1। तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को, वाई कर रहा है किसको, प्राइस को। अब जैसे ही अब यहाँ पे डी जो है वो डिमांड करके याद कर रहा है, ऐसा सप्लाई करके याद कर रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, तो कॉमन है इतना। तो उसके बाद जैसे इन्फीरियर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ये लाइन लिखनी है। तो कम हो जाएगी तो डी से डी वन की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा जो प्राइस है वो फॉल हो जाएगा, और क्वांटिटी डिमांड भी, क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है ना, और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी ई से E1 की तरफ चला जाएगा। बस खत्म, ये सब लिख के आना पेपर में, नंबर पूरे मिल गए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये चीज बेटा समझिए, आसान है सब चीजें। ठीक है, अब मान के चलिए क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन ये आता, मान लीजिए कि जो
प्राइस ऑफ इनपुट है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह रहा तो यार इसका मतलब ये डिमांड तो नहीं हो सकता, ये सप्लाई में जाएगा, तो सप्लाई की थ्योरी याद आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए चैप्टर अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है। 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर में ज्यादा दिखता है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है सीओपी वो इंक्रीज हो रहा है। तो सीधा सा फंडा है भाई, जब सीओपी बढ़ेगा यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर का यानी जब फर्म है उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। भाई जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो जो उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो फिर वो सब क्वांटिटी सप्लाई की क्या कर देगा, कम कर देगा। ऐसी जगह पे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या होता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए आपका कम होता तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होता तो सप्लाई बढ़ा देता वो। ऐसे देखेंगे इसको, बना के देखते हैं इसका कैसे बनेगा। ठीक है, अब करिए फटाफट से क्रॉस लगा ले। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस आपका इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो गया, लेवल हो गया, पॉइंट हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब वही थ्योरी पहले आप लिखोगे जो मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दी है। ठीक है, क्योंकि मैं सप्लाई में भी पढ़ा चुका हूँ, डिमांड वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ, तो इतना तो बेटा आपको आता ही होगा। अब क्या करना है बेटा, ध्यान से देखना। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है, तो सप्लाई किधर कम होती है भाई, पीछे सब पीछे की तरफ ही होगी ना कम। तो करिए, कम करिए से। S1 S1 इसने यहाँ पे कट किया, ये हो जाएगा हमारा E1। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद इतना होने के बाद इसको इधर मिला लीजिए। तो P से P1 हो गया प्राइस। ठीक है, और ये पीछे की तरफ आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्राइस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है बेटा, क्वांटिटी आपकी कम हो रही है। आप देख लीजिए ना भाई, प्राइस बढ़ रहा है और सप्लाई जो है आपकी क्या हो रही थी, कम हो रही है सप्लाई। और एक ये आपका देखो सप्लाई में कौन सा रिलेशन होता था, डायरेक्ट, बट यहाँ पे कौन सा होता है, इनडायरेक्ट। तो देखो इनडायरेक्ट तो दिख रहा है, इसका मतलब सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। और ग्राफ एक्सप्लेन करना आपको आ चुका है। इससे पहले वाले में देखें यहाँ पे, तो डिमांड वाला केस था, ये डिमांड वाला केस था ना, तो प्राइस कम हुआ, वो भी कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिमांड में डायरेक्ट दिखता है। तो कौन सा सिंपल सा है, लॉ ऑफ डिमांड जो कहता था यहाँ नहीं लग रहा, लॉ ऑफ सप्लाई जो कहता था यहाँ नहीं लगता, उसको उल्टा हो जाता है। तो उल्टा अगर दिख रहा सब कुछ, क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहा है, वहाँ पे डिमांड हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से सप्लाई को देख के चलो। इस तरह से याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, क्या सर हर जगह क्रॉस लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, हर जगह क्रॉस वाला केस नहीं होता। अब ध्यान से सुना बेटा, तो कैसे करेंगे उसको उसको देखते हैं। ये कॉल्स पे भी परेशान कर रही है। क्या हमेशा क्रॉस लगना, ये बात कर रहे थे हम, तो देखिए इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर मान लीजिए मैं आपको सीधा सीधा बना के दिखाता हूँ, वो मैं क्रॉस का यूज ही नहीं करता, डायरेक्ट ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए ये है आपके पास, ठीक है, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ खाली समझाने के पर्पज से। अगर मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक बोलता कि डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, तो डिमांड परफेक्टली इलास्टिक तो भाई परफेक्टली इलास्टिक तो ऐसे बनता है, ठीक है ना। जहाँ पे आपको पता है कि आपको याद होगा ईडी इजल टू इन्फिनिटी था, है ना। तो ये आपका डिमांड कर्व हो गया एक तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सप्लाई कर्व बनाना है मुझे, मान लीजिए, तो सप्लाई कर्व आपका कैसे जाता है, सप्लाई कर्व ऐसे जाता है, ये सप्लाई कर्व हो गया। अब क्रॉस नहीं लगा इसमें, मगर कटा तो यहाँ भी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। ये हमारा क्वांटिटी हो गया, ये हमारा प्राइस हो गया। अब क्वेश्चन से पूछेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए सप्लाई जो है बड़ी है, सपोज करिए सप्लाई बड़ी है किसी भी कारण से, तो सप्लाई बढ़ा दीजिए, तो बढ़ा दी। सप्लाई बढ़ाने से अब ध्यान से देखेंगे हम इसको, तो उसने यहां पे कट किया, तो कंक्लूजन क्या निकला, प्राइस तो आपका नॉट चेंज, यानी प्राइस आपका सेम हो गया, है ना, मगर जो क्वांटिटी है वो आपकी इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो गई। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे ही आपका क्या नाम, मान ये हो सकता है कि सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो अगर सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो सप्लाई कर्व ऐसे बनेगा, ये सप्लाई कर्व होगा। उसके इस पर डिमांड जो बनेगा, डिमांड ये रहा आपका, है ना, पहले पी से कनेक्ट हो जाएगा, उसका डिमांड बढ़ा, घटाना है तो घटाओ, बढ़ाना है तो बढ़ाओ, वो तो कुछ भी बन सकता है, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं शुरू से ना बोलते हुए एक चीज आया था, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन देखना जरा मेरे साथ, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता पेपर में कि डिमांड और सप्लाई दोनों को ही बढ़ा दो और सेम प्रोपोर्शन से बढ़ाओ, ठीक है, डिमांड और जो सप्लाई है दोनों में सेम चेंज आ रहा है, ठीक है। क्या चेंज ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। चलो पहले ऊपर नीचे वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि डिमांड में भी इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रही है, दोनों ही बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। मगर जो डिमांड में जो जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो सप्लाई से ज्यादा आ रहा है, डिमांड में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, सप्लाई में कम हो रही है। ऐसा हो सकता है सप्लाई में ज्यादा और डिमांड में कम हो, या घटने का केस हो सकता है। बस माइंड एक्टिव होगा तो सब सब क्लियर हो जाएगा बेटा। तो देखो कैसे करेंगे इसे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा लेंगे बेटा। अरे वाह, फिर भी लाइन सीधी आ गई थी ना बिना उसके, मैंने वो यूज नहीं किया, फिर भी सीधी लाइन आ गई थी। ये इस तरह से हमने खींच लिया, यहां तक तो कर लोगे ना इतना। सर क्रॉस लगाना तो आ गया है, क्रॉस लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन समझना होगा बेटा, क्वेश्चन तो समझना ही होगा, ठीक है। ऐसा भी आता है क्वेश्चन कि नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो बढ़ गई है, तो नंबर ऑफ फर्म बढ़ गई है तो सप्लाई बढ़ गई होगी, तो सप्लाई बढ़ाना है आपको, तो पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। उसके बाद ये ग्राफ बनेगा, ग्राफ का एक्सप्लेन जरूर करना है, याद रखना, ग्राफ हमेशा एक्सप्लेन किया जाता है चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। ठीक है, इस तरह से मैंने बना लिया। ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, मान लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसने बोला डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ानी है, मगर डिमांड में ज्यादा इंक्रीज करना है। चलो तो सप्लाई बढ़ा लेते पहले, ये सप्लाई बढ़ा दिया मैंने, अब डिमांड बढ़ा लेते हैं, बट डिमांड ज्यादा बढ़ानी है, तो थोड़ा ज्यादा गैप रख लेना ताकि ना समझ में अच्छे से आए, साफ साफ, कंजूसी मत करना गैप करने में यार। ये D1 हो गया, या S1 हो गया।
अब ध्यान से देखो, न्यू डिमांड और सप्लाई अगर आपस में कहाँ कट कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, इधर पे मिला लो से भी। ये P हो गया, P1 हो गया, ऊपर की तरफ जा रहा है, Q1 हो गया। तो जो देखने को मिल रहा है मुझे, ये मिल रहा है कंक्लूजन, जो प्राइस है ना वो बढ़ रहा है और जो क्वांटिटी है ना वो भी बढ़ रही है। कंक्लूजन ये है। बाकी ग्राफ आप समझा सकते हो बेटा अच्छे से, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, ये इवन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे एरो दिखा सकते हो बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। सर ग्राफ तो समझ में आने लग गए थोड़े थोड़े बेटा, थोड़े थोड़े नहीं पूरे समझ में आ जाएंगे। अगर मान के चलो कि साइमल्टेनियस इंक्रीज तो चलो हो ही रहा था, बट एक मतलब यहाँ पे जो इंक्रीज हमने बोला कि बढ़ तो दोनों रहे थे, पर कोई ज्यादा बढ़ रहा है कोई कम घट रहा है, इस तरह से क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, या क्वेश्चन आ गया मान लीजिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, भाई आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, सबके ऊपर आ सकता है। तो क्वेश्चन तो बेटा इसलिए आपको ना फैक्टर्स अफेक्टिंग जो हमारे डिमांड थे और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है इन क्वेश्चनों के लिए, तो उसको पता होना चाहिए उनके बारे में, तो प्लीज पढ़ लेना उसे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है ना, चलिए अब हम ना एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम क्या है, डिमांड सप्लाई दोनों में इंक्रीज कर रहे हैं। दोबारा से ध्यान से देखिए, ये भी बढ़ाना है ये भी बढ़ाना है, बट दोनों में जो बढ़ाना है ना वो इक्वल इक्वल बढ़ाना है। इस बार दोनों को बढ़ाना है, इक्वल इक्वल से ही है। ठीक है, चलो घटाने का करते हैं ना, क्या काम करते हैं घटाने का, थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ घटाने का भी करते हैं। दोनों को घटाना है बट इक्वल इक्वल घटाना है। एक ही जैसा भाई, बढ़ाने में बढ़ा देता, घटाने में घटा देता, बट दोनों को सेम तरीके से घटाना है। ठीक है ना, यानी अगर जहां से समझ नहीं आ रहा लिखने में तो ऐसे लिख सकते हो, डिक्रीज है ना, सॉरी, डिक्रीज इन डिमांड जो है इक्वल है किसके, डिक्रीज इन सप्लाई के। डिक्रीज इन डिमांड जो है वो डिक्रीज इन सप्लाई के इक्वल है, तो आप कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले करिए क्रॉस मारिए बेटा, इसके लिए स्केल का यूज प्लीज करिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, विदाउट स्केल करोगे गलत आएगा। मेरा तो लगा लो यहाँ पे स्केल तो मेरे पास है नहीं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे यहाँ पे वो मिलते हैं, फीचर्स मिलते हैं, उनका यूज कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत स्क्रीन हिल रही है, तो मुझे थोड़ा ऊपर नीचे तो इसमें भी हो ही रहा है। ठीक है, प्रॉपर स्केल का यूज करोगे अच्छे से बनेगा। ये आपका सप्लाई कर्व हो गया, ये आपका डिमांड कर्व हो गया, ये पॉइंट जहां पे कटेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। ठीक है, इसलिए ढंग से कटा नहीं, मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे पी और क्यू, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को बढ़ाना है, मगर एक जैसा बढ़ाना है, याद रखना एक जैसा। अगर एक जैसा नहीं बढ़ा तो आंसर गलत आएगा, याद रखना इस वाले में। नहीं बढ़ाना है घटाना, सॉरी घटाना है, इतना लेते हैं चलो, ठीक है ना। ठीक है, इतना ही डिमांड को भी घटा लेते हैं, इतने से ही, अभी कितना है अंदाजा लेते हैं, इतना है ऊपर शायद। ठीक है, ये मैंने करा, ये हो गया D1 D1, ये हो गया S1 S1, ये चला गए थे वो पीछे की तरफ घटते हुए, ये भी आ गया पीछे तरफ घटते हुए। अब ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, अब देखो ये बिल्कुल प्रॉपर मैंने एक जितना गैप सेम लिया है, तो इसमें एक चीज देखने को मिलेगी आपको, ये E1 हो गया और ये नीचे मिला लेना इसको ऐसे, ये Q1 हो जाएगा। तो क्या देखने को मिला कि जो प्राइस है ना यहाँ पे, अगर सेम रेट से बढ़ेगा सेम रेट से घटेगा, सेम बिल्कुल सेम, तो प्राइस सेम रहेगा, प्राइस में आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा, बट क्वांटिटी में मिल रहा है बेटा, क्वांटिटी आपकी पीछे हो गई है, यानी डिक्रीज हो गई है, जो कि आप कंक्लूजन में लिखा हो, क्योंकि प्राइस सेम रहेगा क्वांटिटी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन बेटा आपको करने होते हैं, और भी होते हैं बहुत तरह तरह के क्वेश्चन इसी टाइप के बनते हैं। चलिए
आप, मैंने आपको बताया था बेटा इसको स्कैन कर लीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी अपडेट, कोई भी नई चीज़ आ रही होगी, कोई भी चीज़ नया नया आपको आप जो कि पता होना चाहिए, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको बेटा टेलीग्राम जो चैनल है इसको ज्वाइन करना चाहिए, दृष्टि स्कूल कॉमर्स। मैं तो बोलूँगा कर लीजिए, अभी भी बोल रहा हूँ आपसे मैं, ठीक है क्या, ताकि अगर कल भी कुछ मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो वो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको प्लीज़ करिए, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू, जितना हो सकता था मैंने अपनी तरफ से दिया। बाकी तो आपको पता है मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, कोशिश है कि सही हो जाए जल्दी जल्दी, ताकि जो अगला जो नया सेशन आए उसमें और अच्छे से आपको जो है हम यहाँ से चीज़ें प्रोवाइड कर सके, ठीक। बाकी हमने देखो स्टैट हमने पूरा कंप्लीट किया, पूरे न्यूमेरिकल मैंने आपको कराई, एक एक चैप्टर को उठा उठा के पटकाया वहाँ पे मैंने, थ्योरी भी कराई, ठीक है। लाइव वाले सेक्शन में जाओगे, मैंने बताया था वहाँ पे आपको 100 इंपोर्टेंट, जिसमें 60 या 72 के 60-65 तो एमसीक्यूज है जहाँ तक जाने, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, प्लीज़ वो कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ भी, उसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए मैंने, तो वो आपको करने उसको प्लीज़ ज़रूर करें। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, वो कर लिया ना तुमने, समझ लो कि बहुत कुछ हो गया तुम्हारा। स्टैट के न्यूमेरिकल ग्राफ राफ सब मैंने करवाई दिए, और माइक्रो मैंने पूरी वन शॉट करके ख़त्म कर दी है बेटा, ठीक है ना। अपनी तरफ से मैंने मैक्सिमम आपको दे दिया है, क्योंकि मेरा तबीयत आपको पता है, बीच में वीडियो मैंने रोक दी थी तबीयत खराब होने के कारण, बट अब मैं फिर भी बना रहा हूँ आपके लिए, क्या करता, वही कहते ना, मरता क्या ना करता, मदद आपकी करनी पड़ेगी ना। चलिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपको, ठीक है, एग्जाम के लिए। बाकी अगर कल भी कोई वीडियो मैं बनाता हूँ तो वो आपको मिल जाएगी बेटा जल्दी, ठीक है ना, तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। सुबह आके कुछ रिकॉर्ड किया है या फिर मन करा कि कुछ आपको बताने का, तो वो कल देखता हूँ। चलिए, बाय बाय, टाटा, गुड लक। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।